मास्टर ड्रेनेज की डीपीआर तैयार की गई, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। भरतपुर मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट प्रथम फेज 100.599 किलोमीटर, भरतपुर मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट द्वितीय फेज 192.78 किलोमीटर। उपरोक्त दोनों डीपीआर में उल्लेखित ड्रेनेज का क्रियान्वयन बजट की उपलब्धता के अनुसार निम्न प्रकार किया जा रहा है। भरतपुर मास्टर ड्रेनेज प्रथम फेज की डीपीआर में कुल 100.599 किलोमीटर ड्रेनेज ली गई, जिसमें 75.752 किलोमीटर माइनर व लिटरल ड्रेन शामिल है तथा शेष 24.847 किलोमीटर मुख्य ड्रेन है, जैसे CFCD, पुष्प वाटिका ड्रेन, हीरादास ओपन ड्रेन, सेवर ड्रेन। प्रथम फेज का कार्यादेश राशि 282.07 करोड़ है, जिसमें से 127.32 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रथम फेज का टेंडर करते हुए मेसर्स GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एवं PCC जयपुर को दिनांक 19 से 22 को कार्यादेश दिया गया, जिसने सर्वप्रथम मुख्य ड्रेनेज का कार्य प्रारंभ करते हुए आज दिनांक तक 24.847 किलोमीटर में से 10.46 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। माइनर व लिटरल ड्रेन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, क्योंकि पहले मुख्य ड्रेन पूर्ण होने के बाद ही आंतरिक नालियां बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। भरतपुर मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट द्वितीय फेज की डीपीआर में कुल 192.78 किलोमीटर नालियां हैं। उक्त डीपीआर का अभी तक पूर्ण टेंडर न करके फंड की उपलब्धता अनुसार ड्रेनेज वाइज टेंडर किए जा रहे हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। मुख्य ड्रेनेज RNFCD 3.6 किलोमीटर, NCRPB फंड कार्यादेश राशि 15.25 करोड़ का कार्य मेसर्स महादेव कंपनी द्वारा दिनांक 18/1/25 को प्रारंभ कर अब तक 3.6 किलोमीटर में से 1.6 किलोमीटर लगभग 5 करोड़ का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिसको जून 26 तक पूर्ण करा दिया जाएगा। RTO ऑफिस टू CFCD वाया हीरादास सर्किल ड्रेन 2.5 किलोमीटर, NCRPB फंड कार्यादेश राशि 8.11 करोड़ का कार्यादेश मेसर्स RP शर्मा कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, जिसने दिनांक 2/2/26 को कार्य प्रारंभ किया है, जिसके कार्य पूर्ण करने की दिनांक 2/3/2027 है। NH 21 जब पुष्प वाटिका मेन ड्रेन 0.7 किलोमीटर, बजट घोषणा 25-26, लागत 0.56 करोड़ का टेंडर जारी किया जाकर दिनांक 13/2/26 को तकनीकी बिड खोली जा चुकी है। वित्तीय बिड दिनांक 27/2/26 को खोली जाकर शीघ्र ही कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। विमल कुंज टू पुष्प वाटिका मेन ड्रेन 2.34 किलोमीटर, बजट घोषणा 25-26, लागत 4.39 करोड़ का टेंडर जारी किया जाकर दिनांक 13/2/26 को तकनीकी बिड खोली जा चुकी है। वित्तीय बिड दिनांक 27/2/26 को खोली जाकर शीघ्र ही कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। वेलकम होटल टू पुष्प वाटिका मेन ड्रेन 0.66 किलोमीटर, बजट घोषणा 25-26, लागत 1.23 करोड़ का टेंडर जारी किया जाकर दिनांक 13/2/26 को तकनीकी बिड खोली जा चुकी है। वित्तीय बिड दिनांक 27/2/26 को खोली जाकर शीघ्र ही कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी शहर की जल भराव समस्या हेतु IIT खड़गपुर से करवाए गए सर्वे के अनुसार कई ड्रेनेज का निर्माण कर रहा है। उपरोक्त दोनों फेज में उल्लेखित ड्रेनेज पूर्ण होने पर जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या का उल्लेख किया है, उनमें जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। भरतपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो प्रस्तावित प्रगतिरत ड्रेनेज कार्यों की सूची निम्न प्रकार है। मंडी परिसर में ड्रेन का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 307 लाख रुपए, कार्यादेश की राशि 255 लाख रुपए, कार्य प्रारंभ की तिथि 6/12/25, कार्य पूर्णता की तिथि 5/6/26, कार्य प्रगतिरत है। किसान भवन से कुम्हेर गेट
CFCD तक ड्रेन का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 497 लाख रुपए, कार्यादेश राशि 412 लाख रुपए, कार्य प्रारंभ तिथि 6/12/25, कार्य पूर्णता तिथि 5/6/26, कार्य प्रगतिरत है। मथुरा बाईपास से गोलमोल बगीची तक ड्रेन का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 1177 लाख रुपए, कार्यादेश राशि 1003.11 लाख रुपए, कार्य प्रारंभ की तिथि 7/12/25 और कार्य पूर्णता की तिथि 6/8/26। कार्य प्रस्तावित सड़क का चौड़ाईकरण हेतु अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा बाईपास से कुम्हेर गेट तक ड्रेन का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 1675 लाख रुपए, कार्यादेश राशि 1413.57 लाख रुपए, कार्य प्रारंभ की तिथि 7/12/25, कार्य पूर्णता की तिथि 6/12/26। कार्य प्रस्तावित सड़क का चौड़ाईकरण हेतु अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा बाईपास गोकुलपुरा चौराहा से अखड़ तिराया होते हुए मंडी गेट तक ड्रेन का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 1832 लाख रुपए, कार्यादेश राशि 1146.33 लाख रुपए, कार्य प्रारंभ की तिथि 13/12/25, कार्य पूर्णता की तिथि 12/3/27, कार्य प्रगतिरत है। मथुरा बाईपास से होटल रॉयल हेरिटेज होटल से CFCD तक ड्रेन का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 2168 लाख रुपए, कार्यादेश 1705.36 लाख रुपए, कार्य शुरू होने की दिनांक 13/12/25, कार्य पूर्ण होने की दिनांक 12/6/27, कार्य प्रगतिरत है। मंडी गेट से RNFCD तक ड्रेन का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 657 लाख रुपए, कार्यादेश राशि 551.37 लाख रुपए, कार्य प्रारंभ होने की तिथि 20/9/25 और कार्य समाप्ति की तिथि 19/6/26, कार्य प्रगतिरत है। गोलमोल बगीची से तोप सर्किल होते हुए CFCD तक ड्रेन का कार्य निर्माण कार्य होगा। उसकी अनुमानित लागत 1057.9 लाख रुपए है। कार्यादेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और ये काम पूर्ण होने के बाद भरतपुर की जल भराव की समस्या का समाधान होगा। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब बड़ा लंबा आपके माध्यम से फिर भी पूछना। माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, आपने जो रिप्लाई दिया है उस पर दो चीज़ें आप देखिए। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि भरतपुर विकास प्राधिकरण ने मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया, दूसरी तरफ फिर कह रहे हैं आप कि नगर निगम भरतपुर द्वारा भी मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया गया। तो ये जो भरतपुर नगर निगम द्वारा जो मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया गया, उसके बाद 2 साल बाद लगभग, आप कंफर्म कर लेना, 2 साल बाद भारत BDA ने मास्टर प्लान बनाया। तो पहला जो मास्टर प्लान नगर निगम ने बनवाया, जिसका मैं बताना चाहूँगा 16/6/2022 को फेज फर्स्ट 279 करोड़ का 0.26 और दूसरा फेज था लगभग जो है 90 करोड़ का। ये जो है इन दोनों फेजेस के टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर हो गए थे और दोनों फेजेस पे काम शुरू हो गया था। तो एक तो ये बताएं कि क्या कारण रहा कि फर्स्ट फेज या दोनों चालू हैं अभी, जो नगर निगम द्वारा DPR बनवाई गई थी, कार्यादेश जारी हो गए थे, फेज फर्स्ट का काम शुरू हुआ और सेकंड फेज का काम शुरू है क्या अभी भी? इस पर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि पहला चरण का काम नगर निगम द्वारा करवाया जाए, जिसका काम जैसा मैंने आपको बताया जो चालू हैं उनका काम प्रगतिरत है और बाकी जो काम बच गए वो आने वाले समय में फंड की उपलब्धता के आधार पर काम होंगे। आपके 8 काम, ये तो मैंने सुन लिया, 8 काम जो BDA द्वारा प्रस्तावित हैं, उनमें से आपके 1, 2, 3, 4 और 5 काम तो प्रगतिरत हैं। 2 में सड़क का चौड़ाईकरण होना है। चौड़ाईकरण होना है तो उसके लिए अतिक्रमण हटना है। अतिक्रमण हटने की कार्रवाई के बाद ड्रेनेज का काम होगा। अगर हम पहले कर देंगे
तो फिर सड़क 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। अभी वर्तमान सड़क के किनारे बनाएंगे, फिर अतिक्रमण हटेगा तो उसके बाद फिर दूसरी साइड में रोड बन जाएगी। एक काम जो आपका गोलमाल बगीचे से तोप सर्किल होते हुए CFCD ड्रेन का निर्माण कार्य जो 1057.9 का है, उसके कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ये भी जल्दी ही कार्यादेश जारी होने के बाद काम शुरू होगा। हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा पूछा है माननीय मंत्री जी से, सेकंड फेज के जो ऑर्डर नगर निगम ने दिए 90 करोड़ के, उसका क्या स्टेटस है? क्या वो कार्यादेश निरस्त कर दिए गए हैं? निरस्त कर दिए गए हैं तो क्या कारण रहे और उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिसने काम पूरा शुरू नहीं किया गया था? उसके बाद BDA ने ये काम लिया और BDA ने भी कभी 90 करोड़ के, ये टोटल प्रोजेक्ट माननीय मंत्री जी 369 करोड़ का था और जिसके तहत 279 पहले था, 90 सेकंड फेज का था और BDA ने भी लगभग 100 करोड़ के काम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैसे क्या है, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं। रिपीट हो रहा है, उत्तर सुन लीजिए। उत्तर मैंने आपको मेरे जवाब में आपको अवगत करा दिया कि प्रथम फेज में 282.07 करोड़ का कार्यादेश था, जिसमें से 127.32 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है। हो गया, चलिए। और दूसरा जो था, जितने प्रगतिरत हैं वो भी बता दिए, जिनमें अतिक्रमण की बाधा थी वो भी बता दी, और एक काम का टेंडर कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया धीन है। वो जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी वर्क ऑर्डर जारी होगा, वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। विराज, आप कुछ कह रहे हैं? एक सेकंड, नहीं आपका हो गया, 3 बार हो गया। इतना तो एक ध्यान आकर एक ही बार 2 बार करा दिया, 3 बार करा दिया, उत्तर आ गया पूरा, मैंने पढ़ लिया, उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो चल रहा है इसके संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता से भी इसे बात की और हम सहमत हैं। आप 131 का है बिल है, इसका बिल है, साथ साथ पढ़ने का आप ले मेरा। 131 बी में है, अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को निश्चित करने से पहले सूचना देने वाले सदस्य ऐसी सूचना मांग सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे और वह मामले के तथ्यों को मंत्री से लिखित में सुनिश्चित कर सकेगा। या कहा तो पूरा, अब जो आज पूरा सेकंड पार्ट इसका, प्रस्ताव को कार्यसूची पर लिए जाने के बाद वह सदस्य जिसने प्रस्ताव की सूचना दी है प्रश्नों को तुरंत पश्चात अपनी कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले मंत्री का ध्यान आकर्षित करते समय अपने प्रस्ताव का वाचन करेगा। तो वाचन कौन करेगा? जिसने 131 दिया है, और मंत्री व्यवस्था देगा, मंत्री वक्तव्य देगा। मंत्री का वाचन करना कोई जरूरी नहीं, वो वक्तव्य देगा, इससे टाइम भी बचेगी। आप टेबल करा दें और 1 मिनट 1 सेकंड और टेबल करने के बाद जितने भी माननीय सदस्यों को सप्लीमेंट्री पूछना वो पूछें, उसे समय बचेगा, नहीं तो 15-15, 20-20 मिनट इसमें जाता है। एक और डॉक्टर शिखा, एक सेकंड और शिखा जी, उसके बाद हो गया ना? अरे 1 मिनट इस पे ध्यान, मेरी बात पूरी हो तो मेरी बात पूरी हो जाए। अभी मेरी अभी नहीं है तो उसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है, इसके लिए उपनेता बोलेगा जरूरी नहीं है। नो, अरे मेरी बात पूरी हो जाए, बोल देना, आप बोल देना, लिखा हुआ है, किताब आपके पास है। उसके बाद वह सदस्य जिसने सूचना दी है और कोई अन्य सदस्य जिसने अध्यक्ष को पूर्व में प्रज्ञा दी है, मतलब परमिशन ली है, मंत्री से स्पष्टीकरण चाहे तो कर सकते हैं, परंतु कोई विवाद नहीं होगा और 2 ज्यादा नहीं। मेरा इस पर निवेदन है, मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कह दिया, मेरे को कहना था। हाँ, डॉक्टर शिखामिल बराला, तो आप टेबल करा दें और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ ले। आपको कोई टेबल करना तो कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम 131 के तहत राजकीय बजट घोषणा में स्वीकृत कचोलिया रोड चोमू पर नाले निर्माण का कार्य आज दिनांक पर भी शुरू न होने के संबंध में मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा संख्या 15-1 वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कचोलिया रोड गणपति डिस्ट्रीब्यूटर्स से शाहीबाग गार्डन, गणेश विहार रोड, CM चोपड़ा हॉस्पिटल, जयपुर रोड की ओर पानी निकास प्रबंधन में नाला निर्माण 2 किलोमीटर लंबाई हेतु राशि
150 लाख की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 11/4/2025 एवं राशि रुपये 1,43 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18/7/2025 को प्राप्त हुई। संवेदक द्वारा साइट पर कार्य प्रारंभ करने पर ज्ञात हुआ कि नाला निर्माण कार्य के अलाइनमेंट में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका विभाग की भूमिगत पाइपलाइन चल रही है। साथ ही नाले के निर्माण स्तर पर विद्युत पोल भी अवस्थित हैं। इस पानी की पाइपलाइन और विद्युत पोल को हटवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड के पत्रांक 157 दिनांक 13/8/2025 द्वारा सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चोमू को भूमिगत पाइपलाइन को शिफ्ट करने एवं पत्रांक 158 दिनांक 13/8/2025 के द्वारा सहायक अभियंता JVBNL चोमू प्रथम को उक्त कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले पोल व विद्युत केबल शिफ्ट करने के संदर्भ में अग्रिम व आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया। इस संबंध में विभाग द्वारा पुनः खंड कार्यालय के पत्र क्रमांक 2038 एवं 2039 दिनांक 11/9/2025 द्वारा अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अधिशासी अभियंता JVBNL को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया। दिनांक 20/11/2025 को पानी की पाइपलाइन के लिए PHED से राशि रुपये 31,73,000 का डिमांड नोट प्राप्त हुआ तथा दिनांक 16/2/2026 को विद्युत पोल के लिए JVBNL से राशि रुपये 8,90,000 का डिमांड नोट प्राप्त हो गया है। विभाग द्वारा उक्त दोनों राशियों के भुगतान के लिए विपत्र तैयार कर उपकोष कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 1.5 माह में पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण करवा दिए जाने के लिए सूचित किया है। इसी दरमियान विद्युत पोल को भी स्थानांतरित करवाकर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने विभाग ने अपने जवाब में लिखा कि जो पहला लेटर है लिखा गया PWD विभाग द्वारा वो 13/8/25 को लिखा गया PHED और ऊर्जा विभाग को। उसके बाद फिर से उन्हें पत्राचार करना पड़ा और फिर बिजली विभाग का जो डिमांड नोट है वो हमें मिला 16 फरवरी को। तो इतना जो डिले हो रहा है और जो इंटर डिपार्टमेंटल जो पुअर कोऑर्डिनेशन है उसके नाम पर चीज़ों को लटकाया जा रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। अभी वहाँ की अगर स्थिति देखें तो उस सड़क के पास में बहुत सारी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, लोगों के प्रतिष्ठान हैं, घर हैं। ऐसी स्थिति में कीचड़ से पैदल आदमी तो गुजर ही नहीं सकता। गाड़ियों से गुजरते हैं लोग, साइड में पैदल चल रहे होते हैं, उन पे कीचड़ के छींटे आते हैं। दिन में हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते हैं और जिस तरह से या तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो हो नहीं रहा है, या तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम का फेलियर है या सुपरविजन सिस्टम का फेलियर है। ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ प्रमोद और प्रमाद की सरकार ये बन गई है। कहीं भी जनता की जो सुविधा है उसका ख्याल ही नहीं है। मैं मंत्री महोदया से एक ठोस आश्वासन चाहूँगी कि आपने मैडम बताया कि इसमें 1.5 महीने में दूसरे विभाग काम पूरा कर देंगे, तो हमें एक ठोस आश्वासन चाहिए कि शुरू कब होगा वो नहीं, लास्ट जो काम पूर्ण होने की जो डेडलाइन है वो आप हमें बता दें और हमारी जनता को आश्वस्त करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल जो इनका कोऑर्डिनेशन होता है उसमें थोड़ी सी देरी रही और अब पूर्ण रूप से हम लोग इस काम को प्रयास करेंगे कि ये जल्द से जल्द काम, जैसा इन्होंने कहा कि कब तक ये काम हो जाएगा, प्रयास तो यही रहेगा कि ये काम हमारा 2 महीने में काम हमारा हो जाए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये हो जाए। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये आवश्यक भी है और इसमें किसी ना किसी वजह से डिलेज हुई हैं और क्यों डिले हुआ है उस पर भी ध्यान देंगे और अब प्रयास ये रहेगा कि ये कार्य जल्द से जल्द लगभग 2 महीने में हो जाए। श्री फूल सिंह मीणा। मैं आपके माध्यम से
सरकार का ध्यान उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र स्थित जावर माइंस द्वारा किए जा रहे तथाकथित वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के दावों की वास्तविक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष भी माननीय सदस्य ने यही सब्जेक्ट पे ध्यान आकर्षित किया था और उदयपुर रूरल के अंदर जो जावर माइंस के बारे में इशू उठा था, माननीय सदस्य है उनका जो विशेष जो प्रेशर और जो इनकी चाह है कि उस एरिया का सॉइल कंजर्वेशन और वाटर का जो अंडरग्राउंड जो पोल्यूशन हो रहा है उसको, और जो स्लरी डंपिंग और जो फॉरेस्ट वहाँ पर कट गए हैं और ये जो पोल्यूशन से पौधे मर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए थे। यहाँ पर ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रीफॉरेस्टेशन में 47,900 पौधों का उन्होंने जिक्र किया था कि हमने कमिटमेंट हमने किया है, जिसमें से उन्होंने बताया कि 40,900 पौधे सरवाइव किए हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जब वेरिफिकेशन किया तो ये सही नहीं था, 40,900 पौधे नहीं, इसमें 35,800 पौधे जो है वो सर्वाइवल उनका हुआ। डिपार्टमेंट को हमने निर्देश दिए कि इसके अंदर वो हर सब पौधों की जियो टैगिंग करे, जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट जो पोजीशन है पौधों की हमारे सामने आ जाए। मैंने पिछले वर्ष ऐसे ही ध्यान आकर्षण के अंदर मैंने माननीय सदस्य को मैंने कमिटमेंट दिया था कि एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। हाई लेवल कमेटी जो है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया के भी ऑफिसर्स होंगे, डीजी माइंस होंगे, और ये कमेटी जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कमेटी में अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर जोन, निदेशक खनन खान सुरक्षा उदयपुर, नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो उदयपुर, क्षेत्रीय नियंत्रक प्रदूषण नियंत्रण मंडल उदयपुर, ये जो समिति है ये अपॉइंट की गई। इसके अंदर 1/9/25 को इस कमेटी ने जाकर वहाँ पर साइट पे विज़िट किया। मैंने यही पूछा डिपार्टमेंट से कि जब ये साइट विज़िट हुई उस टाइम माननीय विधायक महोदय को उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके उनका एरिया है, जो लोग वहाँ पर जिनके समस्या आ रही हैं इन्हीं के पास जाते हैं। तो मुझे ये बताया गया कि जिस टाइम ये तय हुआ था आप जो है माननीय एमएलए साहब जो है वो वहाँ उपस्थित नहीं थे, वो भुवनेश्वर पधारे हुए थे। कमेटी ने अपनी जो इंटरिम रिपोर्ट 14/1/2026 को उन्होंने सबमिट की और उन्होंने कहा कि जो सॉइल कंजर्वेशन है और ग्राउंड वाटर जो है और फेंसिंग ऑफ डैम, जो टेलिंग डैम है, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसको मेन मुद्दे उन्होंने फोकस में लिए। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आ गया था पिक्चर के अंदर और वो भी इसकी जांच कर रहा था। अभी जो है मैंने यही निर्देश दिए कि जब तक एमएलए साहब अगली जो मीटिंग जो होगी, जो इंस्पेक्शन होगा, उसमें माननीय एमएलए साहब को जो है वहाँ पर उनका और लोकल वहाँ के लोग हैं उनका इंटरफेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ और डेटा भी जो है जो कमेटी को अभी कुछ और जांचें करनी है वो अभी प्रस्तुत नहीं हुई हैं और अगली मीटिंग में मैं आश्वासन देता हूं एमएलए साहब को कि अगली मीटिंग और जो इंस्पेक्शन जो उस एरिया का होगा वो आपके वहाँ पर आपके बिराजने पे ही होगा और ये कमेटी आपके साथ इस साइट को विज़िट करेगी। आपने एक इशू बताया था मुझे कि हम रोज़गार के लिए भी हिंदुस्तान जिंक से लेटर आया हुआ है हमारे पास। मैंने उसको स्टडी कर लिया है और आपसे उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भी ये पाया कि इन्होंने रिपोर्ट सही नहीं दी। कंपनी ने 47,900 पौधे लगाने का कहा और उन्होंने 40,900 जीवित बताया।
मगर मंत्री महोदय की तरफ से जो टीम गई 2 दिन के अंदर उन्होंने जांच की, वो बताया 35,800। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सघन मतलब वृक्षारोपण का उन्होंने एक आयोजन रखा, उसमें मेरे को भी अतिथि बनाया, मैं भी गया, सैकड़ों पौधे लगाए। उसके 10 दिन बाद में मेरे पास रिपोर्ट आई कि वो सूख गए। मैंने वहां पर जाकर देखा, वास्तव में पौधे 6-6, 3-3 इंच, माइंस वालों ने 7-7, 8-8 फीट के पौधे 6 इंच गड्ढे के अंदर लगा रखा था। वो वीडियो भी बनाया मैंने, कंपनी के अधिकारियों को भी बताया। ये बिल्कुल वृक्षारोपण के नाम पर है, केवल और केवल सरकार को संतुष्टि करने की है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर इन्होंने टेलिंग डैम को भी उस जहां पर जो टेलिंग डैम का जो एरिया बना रखा है उसमें मतलब पतला टेलिंग का वहां पर अवशिष्ट जाता है और उसको वन विभाग के पेड़ों मतलब पहाड़ी के ऊपर डंपिंग कर रखा है। 300 फीट ऊपर पहाड़ी को उन्होंने दबा दिया है, पौधे सब नष्ट कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां मौका मुआयना करेंगे तो पता लगेगा। पूर्व में मंत्री महोदय ने एक विशेष कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भुवनेश्वर आपके माध्यम से हमारे को वहां भेजा था। उसी दिन इन्होंने सर्वे किया और उस दिन मेरे को फोन किया तो मैंने कहा मैं कई विधानसभा की तरफ से भुवनेश्वर आया हुआ हूं। उसके बाद में वो कमेटी ने ना मेरे को पूछा, न दोबारा कोई बात हुई। साल भर हो गया इस बात को। ये माइंस है जो कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर दबाव है या उनको गोलमाल जवाब देते हैं। वहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी पीने की बात कही थी। 12,000 लीटर की टंकी बनाई, 5,000 की बनाई, 2,000 की बनाई। अब उसके अंदर मैंने कलेक्टर महोदय से एक जवाब मांगा, उनका जवाब था कि लोगों ने पाइप तोड़ दिया। तो लोगों ने पाइप तोड़ दिया, उसकी जवाबदारी किसकी है? उनके ऊपर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? लोगों को पानी पीने के लिए उन्होंने रोड पर टैंकर चालू कर रखा है। रोड के नजदीक मकान वाले तो पानी टैंकर से 2 दफा पी रहे हैं, मगर हमारा एरिया पहाड़ी एरिया है, वहां पर पहाड़ी में रहने वाला लोगों को पानी नहीं मिल रहा। रोजगार हमारे को स्थानीय लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था रोजगार को लेकर। ये हमारी भूमि नष्ट हो रही है और उनके प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा 17 दिन तक आंदोलन हुआ। अध्यक्ष महोदय, उनको 17 आदमियों को लगाया और ये काम माइंस में लगा देंगे, मगर अभी तक उनको माइंस में नहीं लगाया और उनको वेतन में भी विसंगति हो रही है। एक वर्कर जो बाहर का दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उनको 35,000 दे रहे हैं और हमारे वहां के लोकल वर्कर को 12,000 दे रहे हैं। उसके लिए मंत्री महोदय जवाब चाहिए। पेड़ों का है माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन मैंने दिया था कि पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी। ये सही है कि सर्वाइवल रेट कम रहा, क्योंकि जो स्लरी से जो भूमि है, जो सॉइल एरोजन हुआ है और उसके अंदर जो केमिकल्स गए हैं, उसकी वजह से पौधों का जो सर्वाइवल रेट कम रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, जब जियो टैगिंग हो जाएगा तो जियो टैगिंग से क्या होगा कि उसके बारे में हम एक एक पौधे का हम अकाउंटेबिलिटी हम उसको तय कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरा, कमिटी ने ये भी पाया गया कि फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो कंपनी का हिंदुस्तान जिंक का जो कार्य चल रहा है उसको जो वो सरकारी भूमि के अंदर प्रदूषण नहीं करे और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करे। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि आप भी इस कमेटी के मेंबर हैं और जब भी कमेटी वहां जाएगी, इंस्पेक्शन करेगी, तो आपके वहां उपस्थित होने पर और आपके जो जनप्रतिनिधि वहाँ के हैं वो उपस्थित रहेंगे, तो आप लोगों के साथ ये किया जाएगा। इसके अलावा जो पाइपलाइन जो तोड़ दी गई है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि या तो कंपनी उसको रिपेयर करेगी या सरकार जो पाइपलाइन को रिपेयर करके आपके जो पीने का पानी जो वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ तक रोजगार का मामला है अध्यक्ष महोदय, हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जिंक का हमारी सरकार को क्या कमिटमेंट रहा रिगार्डिंग इसके रोजगार के बारे में। एक थोड़ा सा एक चिट्ठी है मेरे पास में, ये 14/2/2026 की है, बिंदु संख्या 2
जावर माइंस के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए माइनिंग प्रशिक्षण खोलने का वादा किया गया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसमें इन्होंने कहा है कि श्रीमान, क्रम संख्या 2 के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलने के संबंध में राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यक कार्रवाई चल रही है। अनुमति प्राप्त होते ही इस पर कार्य चालू कर दिया जाएगा। और भी इन्होंने अध्यक्ष महोदय और भी इश्यूज इसमें रेज किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सब चीज़ों का मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी आपकी मांगे थी, जो भी आपने इश्यूज रेज किए, उसके मैंने पर्याप्त जवाब दे दिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि माननीय विधायक महोदय का जो सॉइल कंजर्वेशन और जो एनवायरनमेंट का कंसर्न है, जो कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी सोच है, कि ये जो है अब तीसरी बारी ध्यान आकर्षण लगने का मौका नहीं मिले। अगला श्री माननीय राजेंद्र जी पारी। माननीय राजेंद्र जी पारी, हो गया इतना, अरे हो गया माननीय सदस्य पारी साहब, माननीय सदस्य विराजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद सभापति रहे हो। आपकी अनुमति से नहीं, नियम सबके लिए बराबर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को बिना एसडीएमसी की अनुमति के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बाबत माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र सीकर में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजोर के प्राचार्य द्वारा निजी फर्म मेसर्स बाजोर डेजर्ट सफारी एंड रिजॉर्ट के नाम पर किसी प्रकार का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। प्रकरण में संबंधित विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजोर की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 22/12/2025 में पारित प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय को खेल मैदान के रूप में वर्तमान में आवंटित भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1397/1395 खसरा रकबा 2 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खेल मैदान सीमांत जिला कलेक्टर महोदय सीकर के आदेश क्रमांक F3/4 शिक्षा भूआ राजस्व 2023/4073/85 दिनांक 11/1/2023 के द्वारा आवंटित किया गया था। उक्त खेल मैदान विद्यालय भवन से बहुत दूर होने के कारण खेल मैदान भूमि का विद्यालय को आवंटन दिनांक से आज तक किसी भी खेल गतिविधि में उपयोग नहीं हो सका। अतः एसडीएमसी के प्रस्तावानुसार आवंटित खेल मैदान भूमि के बदले बराबर क्षेत्रफल की अन्य खेल मैदान हेतु विद्यालय के नज़दीक उपलब्ध करवाने पर खेल मैदान के रूप में विकसित किए जाने पर सहमति प्राप्त की गई थी। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि एसडीएमसी के सहमति से और प्राचार्य ने कोई अनापत्ति प्रमाण नहीं दिया। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से ये जानना है कि 27/1/2025 को माननीय प्रधानाचार्य ने और एसडीएमसी की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मेरे द्वारा अभिशंसित कोई भी सदस्य नहीं थे और उसके बदले में उन्होंने जो 2 माननीय सदस्य उसमें शामिल किए, कालूराम और ओम प्रकाश कुमावत, उनके बारे में लिखा है विधायक की प्रत्याशा में। तो क्या विधायक की प्रत्याशा वो उन्होंने अपने आप ही प्रज्यूम कर ली कि विधायक इन्हीं का नाम देंगे? और जो एसडीएमसी की मीटिंग की जो रिपोर्ट आप 22/11 का जो आप हवाला दे रहे हैं, उस एसडीएमसी की मीटिंग में क्या उक्त दोनों सदस्य कालूराम और ओम प्रकाश कुमार जिनका उन्होंने प्रत्याशा में नाम शामिल किया है, क्या उसमें उपस्थित थे दोनों? दूसरा मेरा आपसे जो है ये जानना है कि
11/12/2025 को और एक एडीएम साहब को एक पत्र दिया कि 200 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है और हमको भूमि चाहिए, और उसके बदले में उनको भूमि आवंटित की गई। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या उक्त खेल ग्राउंड जो वो दिया है, पूरा का पूरा नक्शा दिया है कि हमको ये भूमि आवंटित की जाए, तो क्या ये भूमि जो मैं खेल मैदान की बता रहा हूँ, क्या उस वक्त जो उन्होंने नक्शा दिया था उसमें शामिल थी? दूसरा मेरा आपसे ये पूछना है कि जिस बादोर डेजर्ट सफारी को आप वो दे रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन कब का है? जिस बादोर डेजर्ट सफारी को आप दे रहे हैं उनका अनुभव क्या है? और खेल मैदान के आप जो बात कर रहे हो कि वो दूरी थी या और थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल मैदान स्कूल से मात्र जो है 400 मीटर की दूरी पर है, और विभागीय नियमानुसार खेल मैदान स्कूल की साइड में होना चाहिए, न कि हाईवे क्रॉस करके उधर होना चाहिए। अपने आप जो है उससे प्रधानाचार्य ने कैसे प्रज्यूम कर लिया कि अभिभावकों ने या विद्यार्थियों ने जो उसमें खेल रहे हैं उन्होंने इस बात की डिमांड की थी कि गुरुजी ये खेल मैदान हमारे लिए जो है वो अनुकूल नहीं है, हमसे दूर पड़ता है, हमको तकलीफ होती है, मेहरबानी करके और इसकी जगह दूसरा आवंटित कर दिया जाए। इन सबसे ऊपर एक माननीय अध्यक्ष महोदय एक और भाई बात है कि जो खेल मैदान संपत्ति किसकी है? खेल मैदान संपत्ति है शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के, बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के जब आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने कोई सहमति नहीं दी, उन्होंने पत्र लिखा है 22/12 को कि खेल मैदान कि इस खेल मैदान की जगह दूसरा खेल मैदान आवंटित कर दिया जाए, तो बिना दूसरा खेल मैदान आवंटित किए उसको निरस्त कैसे किया गया? की सूची में आओगे, निर्दलियों की सूची में आओगे? आप फरमाएं, मैं और पूछूंगा आपको। हाँ बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल मैदान की दूरी भी है और उबड़ खाबड़ भी है, खेलने योग्य नहीं है। 2-3 साल से बच्चे एक बार भी उस खेल मैदान में खेलने नहीं गए। अब उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे आवंटन होना है, ये शिक्षा विभाग का काम नहीं है। इसलिए जो संबंधित विभाग इस संबंध में जानकारी दे सकता है। हमारा काम इतना है कि हम खेल मैदान को सुरक्षित रखेंगे, और जो चीज़ खेल मैदान में बच्चे नहीं खेल सकते हैं उसके बदले में हमने जिला प्रशासन से मांग की, जिला कलेक्टर से, कि अन्य को उपयुक्त जगह पर, और हमने प्रस्तावित भी की एक जगह, इस जगह पर हमको आवंटित कर दिया जाए। वहाँ भी मुझे लगता है कि आवंटित होने में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसके बदले वो चरागाह जमीन है और उसके लिए उस क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर दिया जाएगा। इसलिए अभी ये जरूरी नहीं है कि जहाँ कह रहे हैं वहाँ दिया जाए, परंतु मैं माननीय सदस्य से ही पूछना चाहता हूँ कि आखिर में उसी जमीन पर क्यों आपकी निगाहें हैं? क्यों नहीं खेल मैदान बनाना चाहिए? क्या कारण है? कहीं आपके मिलने वाले इस पर कब्जा तो नहीं करना चाहते हैं? मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी या तो मानसिक रूप से जो है भ्रमित हैं। मानसिक रूप से भ्रमित नहीं होने वाला व्यक्ति यदि इस तरह का जवाब देता है तो मुझे बहुत खेद है इस बात पे। ये ग्राउंड किसने अलॉट किया? ये ग्राउंड अलॉट किया उस तत्कालीन जो कलेक्टर थे अमित यादव, उन्होंने अलॉट किया 11/1/2023 को। उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। ग्रामीण जोनों ने उसमें उस खेल मैदान में समतलीकरण का कार्य उन्होंने शुरू किया था। समतलीकरण कार्य करने के बाद में यदि ग्रामीण जोनों ने, अभिभावकों ने या खिलाड़ियों ने जो उस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने यदि इस बात की एक दिन भी और प्रधानाचार्य को ये शिकायत की हो कि साहब ये खेल मैदान हमारे उपयुक्त नहीं है, इसको जो है वो दूसरे हमें अलॉट किया जाए, क्या आपके प्रधानाचार्य ने इस खेल मैदान के बदले जो भूमि आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने दूसरी भूमि चिन्हित की है, क्या उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव दिया कि मुझे इस जमीन के बदले ये भूमि आवंटित की जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मेरा ये आरोप है माननीय शिक्षा मंत्री पर कि शिक्षा मंत्री जी या तो मानसिक रूप से भ्रमित है या उस पार्टी को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो खेल मैदान राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में देख के किया गया था। उन्होंने उसमें लिखा है, कलेक्टर ने लिखा है 5/2/2026 को कलेक्टर ने एक लिखा है पत्र कि ये खेल मैदान
दूर है और अभी तक उपयोग में नहीं आया है, तो खेल मैदान दूर है तो क्या आपने दूसरा अलॉट कर दिया? मेरा आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस विभाग में जो माननीय जो आपके प्रधानाचार्य ने जो किया है, क्या प्रधानाचार्य के खिलाफ आप एक्शन लगे? बिना उसकी सहमति के, बिना एसडीएमसी की सहमति के प्रधानाचार्य उसमें केवल प्रत्याशा में कोई कैसे लिख सकता है? क्या विधायक में केवल पूछा जाता है, बाकी उत्तर तो आ चुका है। बाकी और आपके बात का और जवाब दिलवाता हूँ ना, जवाब दिलाता हूँ। 1 घंटा थोड़ी चलाएंगे। अब जो आया उत्तर क्या है और दे देता हूँ। अब वो दे रहे हैं ना, अरे उत्तर दे रहे हैं, उत्तर दिलवा रहा हूँ ना। ब्राजो माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री बोलो। अरे खेल मैदान में क्योंकि ग्रामीण जनों की बहुत बड़ा वो शिकायत थी, वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उनमें राष्ट्रीय स्तर पे जो है वॉलीबॉल के खिलाड़ी तैयार हुए हैं, उन सब ने मिलकर के वहाँ के प्रशासक जो आपकी जो एससी की वो सरपंच है, उस वक्त तो प्रशासक है, उन्होंने शिकायत की उसको। उन्होंने एक गलती ये की कि वहाँ जाकर के स्कूल में धरना दे दिया। आप जानते हैं उसके बदले उसका क्या किया? क्योंकि वो एससी की सरपंच है इसलिए उस पर क्या किया, वहाँ पे उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी और 18 लाख रुपए का उसमें जो है रिकवरी निकाल दी। इससे ज्यादा शर्मनाक और स्थिति क्या हो सकती है? वाद विवाद नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट आपसे ये है, पूछिए जो पूछना है। खेल मैदान जो आप डेजर्ट सफारी को आप आवंटित कर रहे हैं उसके बीच में है, क्या ये आपने पहले से प्रिज्यूम कर लिया? जब खेल मैदान के लिए आपने जब रतन कुमार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर प्रश्न पूछेंगे, एडीएम क्या लिखते हैं तो चलेगी वो भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एडीएम 11/12/2025 को लिखते हैं, आपने ध्यान और एसडीएमसी की मीटिंग कब हुई? 22/12/25 को। तो 22/12/25 को एसडीएमसी की मीटिंग हुई है, तो इन्होंने एडवांस में कैसे प्रिज्यूम कर लिया? अब मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। ये किताब तो सबने पढ़ रखी है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ रखिए, तो किताब सबने पढ़ रखी है। माननीय मंत्री जी जो बोलना है बोलिए, हमारे डिस्कशन कराने अभी। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, ये करें क्या? ऐसा प्रस्ताव दिया गया था क्या? हाँ, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा ऐसा प्रस्ताव दिया गया था कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, बच्चे यहाँ नहीं खेल जाती है, और इसी आधार पर जिला कलेक्टर ने ऑर्डर किए हैं। वो ऑर्डर में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। माननीय उपखंड अधिकारी / तहसीलदार सीकर की अभिशंसा अनुसार ग्राम पंचायत बाजोर, पटवार हल्का बाजोर, तहसील सीकर के भूमि खसरा नंबर 1101/966 कुल रक्षा 3.17 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन टिब्बा में से 2 हेक्टेयर भूमि श्रीमान के आदेश क्रमांक F3/4 C/राजस्व/2023/4072 दिनांक 11/1/2023 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजोर के खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन की गई थी। उक्त भूमि को शिक्षा विभाग द्वारा आज दिनांक तक खेल मैदान के उपयोग में नहीं लिए जाने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपखंड अधिकारी / तहसीलदार एवं प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजोर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन आवंटन नियम शर्तों की शिक्षा विभाग द्वारा पालना नहीं करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F3/4 द्वारा दिनांक 11/1/2023 के द्वारा ग्राम पंचायत बाजोर, पटवार हल्का बाजोर, तहसील सीकर के भूमि खसरा नंबर 1101/966 कुल रकबा 3.17 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन टिब्बा में से 2 हेक्टेयर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजोर के खेल मैदान हेतु किए गए आवंटन को प्रत्याहृत किया जाता है या निरस्त किया जाता है। विधायी काम 3 बार आपको दे दिया ना, और कितनी बार ध्यान आकर्षण तो 2 बार देते हैं। पत्र लिखा है माननीय तो ठीक है, माननीय ये तो एसडीएमसी के माननीय सरकार वही देगी। सुनाता हूं, प्रस्ताव के अनुसार जो पत्र ग्राम पंचायत एवं तहसील को प्रेषित किया गया था, एसडीएमसी की सहमति से प्रेषित किया गया। उक्त भूमि को निरस्तीकरण रद्द करने के लिए नहीं लिखा गया है, केवल खेल मैदान भूमि के निरस्तीकरण की अनुशंसा भी नहीं की गई है। केवल खेल मैदान भूमि दूर होने से एसडीएमसी की सहमति है कि इस खेल के मैदान के बदले दूसरी भूमि आवंटित की जाए। क्या दूसरी भूमि? ब्राजो विधायी काम सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्रीमती दिया कुमारी, आप वरिष्ठ हैं, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सीनियर मोस्ट हैं, आप सीनियर, जवाब जो आप चाहें वो नहीं आ सकता। आप राजे हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप सीनियर मोस्ट हैं ब्राजे, आप तो बोलो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक
महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2023 मैं को अब स्थगित समाप्त करने हुए जा रहा हूं, वर्ष ऐसा के करोगे लिए तो। मैं स्थगित अनुपालन लेखा परीक्षा मैं सिविल स्थगित वर्ष करूंगा। 2025 का प्रतिवेदन संख्या 6 सदन की मेज पर रखती सदन हूँ। की क्या शाम तक स्थगित कर दो? मुझे ये तरीका नहीं है। आपको दिया 3 बार मौका दिया, मैं उत्तर नहीं चाहता जो आप चाहते हो। श्री जोगाराम जी पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे ऐसे थोड़ी चलेगा। सदन अब की कोई बात मेज है क्या? पर रखता उत्तर हूँ। 3 बार दिलवा दिया। नंबर 1, राजस्थान माननीय राज्य सदस्य अपनी सीटों सहकारी में जाओ। मुद्रालय मुझे सदन स्थगित के अलावा कोई चारा नहीं होगा। जयपुर के अक्षेक्षण मुझे सदन स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वार्षिक लेखे एवं ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट वर्ष सदन की कार्रवाई करेंगे। 2024-2025 आज शाम को 6 बजे तक नहीं स्थगित राज्य करो। तिलम मैं अब नहीं- उत्पादक सहकारी ऐसा संघ थोड़ी है। लिमिटेड तिलम संघ की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ऐसे नहीं होता। हर बात जयपुर पे की वेल में आ जाएंगे। ऑडिट नो रिपोर्ट वर्ष 2024-2025 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2024-25 दी राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का ऑडिट प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य वरिष्ठ सहकारी हैं, आवास सीटों में ले जाओ लिमिटेड आप जयपुर की वरिष्ठ हो, अपनी वैधानिक सीटों में ऑडिट ले जाओ। रिपोर्ट नहीं तो वर्ष सदन में आज बहस नहीं होगी। 2024-25 नहीं तो बहस नहीं होगी। राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर की ऑडिट आप सीनियर रिपोर्ट मोस्ट हैं, आपका सम्मान वर्ष करता हूं। 2024 एवं 25 राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड तो जो आप चाहो वो जयपुर तो के जवाब आएगा। ऑडिट अंतिम लेखे एवं वैधानिक अक्षेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2024-25 धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री टीकाराम जूली। श्री टीकाराम जूली। भ्रष्टाचारी याचिकाओं का उपस्थापन श्री अमित चाचान। श्री अमित चाचान। श्री अर्जुन लाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं। विधानसभा क्षेत्र बिलड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेदड़ा, खारिया, मीठापुर एवं बिशलपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में विधानसभा क्षेत्र बिलड़ा में बजट वर्ष लाइन पढ़ते हैं। याचिका के 2 लाइन में स्थापित करता हूं। श्री मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिका उपस्थापन करता हूं। आए वे अनुमान श्री मदन दिलावर। डिमांड तो रख दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 52 पंचायत राज के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,17,17,53,25,000 तक की राशि प्रदान की जावे। श्री किरोड़ीलाल मीणा। डिमांड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास के अब संबंध आपके माननीय सदस्य अपनी सीटों में जाओ। आपके नेता का भाषण है। समाप्त होने सब वाले अपनी वर्ष सीटों में जाइए। किए जाने सब वाले अपनी सीटों में जाइए। मैं वहीं से इधर से शुरू करूंगा। मैं आपको शुरू कराना चाह रहा हूँ। 18 करोड़ 31 लाख 30,000 तक की राशि प्रदान की जाए। अध्यक्ष, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।